बेहद खूबसूरत कमरा और बेहद शांत माहौल। लेकिन उस शांत माहौल में कभी कभी हल्की हल्की सिसकियों की गूंजती आवाज़ जैसे अंदर रूह को भी छलनी कर देती थी। ये सिसकियां नैना की थीं, जो नीचे फर्श पर दीवार से टिकी बैठी थी। उसको इस कमरे तक लाने वाला कोई और नहीं बल्कि अजीत चौहान था, जो उसे खरीद कर लाया था। और खरीद कर लाई गई औरत के साथ क्या होता है, ये नैना अच्छे से जानती थी। उसे आज तक किसी मर्द ने छूना तो दूर की बात, कभी गैर मर्द की उस पर नज़र भी नहीं पड़ी थी। वो खुद को हमेशा मर्दों की गंदी नज़र से बचाकर रखती आई थी। लेकिन आज जैसे उसे सब कुछ बिखरता हुआ सा महसूस हो रहा था। माँ के जाने के बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने बाप को पैसे कमाने के लिए विदेश भेज दिया और उधर उसकी सौतेली माँ ने उसका सौदा कर दिया। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और अजीत चौहान कमरे में दाखिल हुआ। कोट उतारते हुए उसने सोफे पर उछाला था। टाई की नोट ढीली की सामने बैठी उस रोती से सकती लड़की को एक नज़र देखा था और तंज से मुस्कुरा दिया। आज उसकी नफरत और भी बढ़ चुकी थी औरतों के लिए। औरत जात सिर्फ और सिर्फ नफरत करने के लायक होती है, उसने दिल में सोचा। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों वो इस लड़की को खरीद कर लाया था। धीरे से चलता हुआ वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। नैना ने अपना झुका चेहरा ऊपर उठाया। रोया रोया गुलाबी चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें जो रोने की वजह से गुलाबी हो रही थीं, छोटी सी नाक और लाल अनारी कांपते होंठ। वो हुस्न का शाहकार थी। अजीत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नेचुरल खूबसूरती है। भला कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जब वो इस लड़की को यहाँ लेकर आया था तब उसने अपना चेहरा काली चादर में छुपाया हुआ था। किसी ट्रांस की सी हालत में अजीत ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया कि नैना एकदम बिदक कर पीछे हटी थी। उसके यूं डरने पर अजीत के चेहरे पर एक साया सा आकर लहराया था। इतना क्यों डर रही हो? सिर्फ एक रात की ही तो बात है, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। बाहर जोर से बादल गरज उठे थे और उससे कहीं ज़्यादा नैना के दिलो दिमाग में धमाके हो रहे थे। आसमान पर काली घटाएं इस तरह छाई थीं जैसे आज वो जमीन बालों के गुनाहों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रही हों। जयपुर के उस खामोश माहौल में स्थित उस वीरान फार्म हाउस के बाहर तूफानी बारिश का शोर था, लेकिन कमरे के भीतर नैना की जिंदगी में उठा तूफान बाहर के मौसम से कहीं ज़्यादा भयावह था। अजीत चौहान की ठंडी और निर्दयी नज़रों की तपिश अपने वजूद पर महसूस करते हुए नैना ने खुद को फर्श पर और से कोड़ा। उसके गुलाबी चेहरे पर डर की पीली परछाइयां फैल चुकी थीं और वो कांपते हाथों से बार बार अपनी फटी हुई चादर संभाल रही थी, जो उसकी इज्जत की आखिरी ढाल थी। उसके कानों में अभी अजीत के वही शब्द गूंज रहे थे, बस एक रात की तो बात है और फिर तुम आज़ाद हो। ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उसकी सुनवाई में उतर गए थे। नैना, जो एक पंडित की बेटी थी और जिसकी रगों में संस्कार और मान प्रतिष्ठा का रक्त दौड़ता था, उसके लिए ये पेशकश मौत से भी बदतर थी। उसने भीगी पलकों को उठाकर सामने खड़े उस खूबसूरत शानदार मगर पत्थर दिल इंसान को देखा, जिसकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। नैना ने अपनी सारी हिम्मत समेटी। वो जानती थी कि वो एक कमजोर लड़की है जिसे उसकी सौतेली माँ ने बेच दिया है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर आज वो चुप रही तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मर जाएगी। इज्जत गंवाने के बाद शायद वो एक पल भी जी न सके, और वो मरने से पहले एक आखिरी कोशिश तो कर ही सकती थी ना। कांपते होठों से उसने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे साथ कोई भी नाजायज रिश्ता मत बनाइएगा। अगर आप मुझे पाना ही चाहते हैं, मुझसे अपनी कीमत वसूल करना चाहते हैं, तो मुझे इज्जत का नाम दे दीजिए। मुझसे शादी कर लें, चाहे वो एक रात के लिए ही क्यों ना हो। कम से कम मैं दुनिया और खुद अपनी नज़रों में गुनहगार तो नहीं कहलाऊंगी। मुझे पत्नी बना लीजिए, रखेल मत बनाइए। नैना की ये बात सुनकर अजीत बुरी तरह चौंक गया था। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता बनाता। आज तक किसी लड़की के करीब जाना तो दूर की बात, उसने कभी किसी लड़की को नज़र भरकर भी नहीं देखा था, और वजह थी उसकी औरत जात से नफरत। वो तो न जाने क्यों उस लड़की को वहां से बचा कर ले आया था और सुबह होते ही वो उसे किसी आश्रम वगैरह में छोड़ देता। लेकिन अब उस लड़की की बात सुनकर अजीत के होंठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान उभरी। उसने जेब में हाथ डाला और कमरे में टहलने लगा। अजीत चौहान, जिसे भावनाओं से कोई सरोकार नहीं था, उस लड़की के बहते आंसू भी
उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे। उसके दिमाग में अचानक एक खिड़की सी खुल गई। उसे अपनी दादी की वो शर्त याद आ गई जो पिछले 3 सालों से उसके गले का फंदा बनी हुई थी। उसके पिता ने मरने से पहले जायदाद और बिजनेस की सारी पावर ऑफ अटर्नी दादी के नाम कर दी थी और वसीयत की थी कि जब तक अजीत शादी करके घर नहीं बसाता उसे कारोबार का पूरा अधिकार नहीं मिलेगा। अजीत को अपने बिजनेस एम्पायर पर पूरा राज करने के लिए शादी की जरूरत थी और दादी किसी भी हाल में बिना बहू के कागजों पर दस्तखत करने को तैयार नहीं थी। अजीत रुक गया और उसने नैना को गहरी नजरों से देखा। ये लड़की खूबसूरत थी, खानदानी भी लगती थी और सबसे बड़ी बात मजबूर थी और पूरी तरह उसके कब्जे में थी। अजीत के दिमाग ने फौरन एक योजना बुन ली। उसने सोचा कि अगर वो इस लड़की से शादी कर ले तो दादी की शर्त पूरी हो जाएगी। वो नैना को हवेली लेकर दादी के कदमों में डाल देगा और उसी पल उनसे पावर ऑफ अटर्नी साइन करवा लेगा और जैसे ही जायदाद उसके नाम होगी वो नैना को तलाक देकर आज़ाद कर देगा और कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कर देगा। उसका काम भी निकल जाएगा और ये लड़की भी उस पर कोई सवाल नहीं उठा पाएगी। ये सौदा उसे बेहद फायदेमंद लगा। उसके चेहरे की सख्ती कुछ ढीली पड़ी और आंखों में स्वार्थ से भरी एक अजीब सी चमक उभर आई। वो नैना के करीब गया, झुककर बोला, शादी ठीक है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत बचाने का इतना ही शौक है तो मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी इसी वक्त। लेकिन याद रखना नैना शर्मा, ये शादी तुम्हारे लिए पनाह हो सकती है, मेरे लिए सिर्फ एक ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मत रखना। नैना को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसे अजीत के लहजे की ठंडक और उसके इरादों की सच्चाई का अंदाजा नहीं था। उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वो पाप से बच रही है। अजीत ने उसी पल अपने मैनेजर को फ़ोन किया और पास के मंदिर में इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। बारिश अब भी बेहिसाब बरस रही थी। जब अजीत नैना को लेकर मंदिर पहुंचा, रात के सन्नाटे में मंदिर वीरान था। दियों की टिमटिमाती लौ में देवी देवताओं की मूर्तियां खामोश गवाह बनी खड़ी थीं। पंडित जी ने हड़बड़ाते हुए मंत्र पढ़े। नैना के लिए पल सपने और हकीकत के बीच झूलते हुए किसी अनजाने सफर जैसे थे। जब अजीत ने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो उसका हाथ बेजान था। उसकी आंखों में प्यार की एक भी झलक नहीं थी, बल्कि जीत का वो नशा था जिसमें उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अब जायदाद उसकी मुट्ठी में आने वाली है। 7 फेरे लेते हुए नैना ने दिल ही दिल में ये कसम खाई कि वो इस रिश्ते को निभाएगी, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। मगर उसी वक्त अजीत ये सोच रहा था कि ये तमाशा जितनी जल्दी ख़त्म हो और वो उतनी ही जल्दी उसे कागजात मिल जाएं जिनके लिए उसने ये सब रचा था। शादी पूरी होते ही अजीत ने नैना का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे गाड़ी में बिठा दिया। अब गाड़ी का रुख फार्म हाउस नहीं बल्कि शहर की ओर था, जहां चौहान हवेली उसका इंतजार कर रही थी। पूरे रास्ते गाड़ी में मौत सा सन्नाटा पसरा रहा। नैना खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़ों और इमारतों को देखती रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस हवेली में वो जा रही है वहां उसका क्या हश्र होगा। क्या अजीत का परिवार उसे अपनाएगा या फिर ये शादी उसके लिए एक और कैद बन जाएगी। उधर अजीत गाड़ी चलाते हुए अपने ही ख्यालों में मगन था। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान तैर रही थी। वो सोच रहा था कि आज रात ही दादी के सामने नैना को पेश करके वो कागजों पर अंगूठा लगवा लेगा और सुबह होते ही वो इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। दादी की रोक टोक से उसे हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी। जब गाड़ी एक पौष इलाके में दाखिल होकर उस आलीशान हवेली के भव्य गेट के सामने आकर रुकी तो नैना की आंखें हैरत से फैल गईं। वो हवेली किसी शाही महल से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, फैला हुआ लॉन और चकाचौंध करती रोशनियां इस बात का ऐलान कर रही थीं कि यहाँ रहने वाले साधारण लोग नहीं हैं। चौकीदार ने झुककर सलाम किया और भारी गेट खोल दिए। अजीत ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और नैना की ओर ठंडे हुक्म देते लहजे में कहा, चलो नीचे उतरो और याद रखना दादी के सामने जुबान मत खोलना, बस खामोश रहना और नई नवेली शर्माती हुई दुल्हन बनने का नाटक करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नैना ने सहमी हुई गर्दन हिलाई और गाड़ी से नीचे उतरी। उसके पैरों में साफ झिझक और कपकपी थी। रास्ते में अजीत ने एक दुकान से उसके लिए कपड़े खरीद कर बदलवा दिए थे और अब वो एक सादी सी लाल साड़ी में लिपटी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर अब भी डर की गहरी परछाइयां कांप रही थीं। अजीत आगे बढ़ा और उसने उसका हाथ थाम लिया। ये स्पर्श नैना को ढांढस देने के लिए नहीं बल्कि उसे काबू में रखने के लिए था।
दोनों मुख्य द्वार की ओर बढ़े। रात काफी ढल चुकी थी, इसीलिए घर में सन्नाटा पसरा था। नौकर चाकर शायद सो चुके थे, मगर अजीत जानता था कि दादी सा इतनी जल्दी नहीं सोती। वह जरूर अपने कमरे में जाग रही होंगी। अजीत सीधे नैना को लेकर दादी के कमरे की ओर बढ़ गया। हवेली के भीतर का दृश्य भी हैरान कर देने वाला था। हर चीज सलीके से सजी हुई, झूमरों की रोशनी संगमरमर के फर्श पर चमक रही थी। नैना नजरें झुकाए अजीत के साथ चलती रही। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अजीत ने दादी के कमरे का दरवाजा बिना दस्तक दिए खोल दिया और भीतर दाखिल हो गया। दादी साहब अपने बड़े से बिस्तर पर तकिया लगाए लेटी थीं। दरवाजा खुलने की आवाज पर उन्होंने चश्मे के पीछे से आंखें सिकोड़ कर देखा। अजीत को इस वक्त देखकर वो चौंकी, मगर जैसे ही उनकी नजर अजीत के साथ खड़ी लाल साड़ी में लिपटी सिर झुकाए लड़की पर पड़ी, उनके हाथ से माला छूट कर गिर गई। कमरे में कुछ पलों के लिए घना सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो तूफान से ठीक पहले होता है। दादी ने कांपती आवाज में पूछा, अजीत ये कौन है और इस वक्त तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अजीत ने नैना का हाथ जरा सा ऊपर उठाया और चेहरे पर बनावटी खुशी सजाते हुए कहा, दादी सा, आप हमेशा कहती थी ना कि मैं शादी कर लूँ, घर बसा लूँ, वरना ये सारी जायदाद और बिजनेस यूं ही धरे रह जाएंगे। तो लीजिए, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। ये नैना है मेरी पत्नी और इस हवेली की बहू। दादी साहब को अपनी सुनवाई पर यकीन नहीं हुआ। हैरानी और सदमे की मिलीजुली हालत में वो बिस्तर से उतरी और नैना के करीब आईं। नैना ने कांपते हाथों से आगे बढ़कर दादी के पैर छुए। ये उसके संस्कार थे जो उसने अपने पिता से सीखे थे। दादी ने नैना का चेहरा ऊपर उठाया। नैना की मासूमियत, उसकी बड़ी बड़ी भयभीत आंखें और माथे पर सजा ताजा सिंदूर देखकर दादी के सख्त दिल में अचानक ममता का एक सोता फूट पड़ा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बागी पोता, जिसे शादी के नाम से नफरत थी, आखिरकार मान ही गया। दादी की आंखों में खुशी के आंसू भर गए। उन्होंने नैना को सीने से लगा लिया और भावुक स्वर में बोली, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो समझ बैठी थी कि अपने पोते का घर बसते देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। जुग जुग जियो बेटी, सदा सुहागन रहो। अजीत अपनी कामयाबी पर मन ही मन मुस्कुराया। उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। दादी ने नैना के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर अजीत की ओर नाराज नजरों से देखा। तुम तो छुपे रुस्तम निकले, दादी सा को बताया भी नहीं। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करती, मेरे इकलौते पोते हो तुम। दादी की अचानक उमड़ी खुशी में हल्की सी नाराजगी घुल गई। अजीत ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, दादी सा, आप ही तो कहती थी जल्दी शादी कर लो, अब कर ली है तो सवाल क्यों कर रही हैं? अब जल्दी से कल तक पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दीजिए। अजीत ने वही बात कह दी जिसके लिए वो यहाँ आया था। दादी ने भारी आवाज में कहा, पहले बहू के लिए कुछ इंतजाम तो करने दो। जायदाद की इतनी फिक्र क्यों पड़ गई? मैं कौन सा सब कुछ लेकर भागी जा रही हूँ? और उन्होंने फौरन नौकरानी को आवाज दी कि बहू के लिए कमरा तैयार किया जाए और मिठाई लाई जाए। मगर अजीत के पास वक्त कम था और सब्र उससे भी कम। वो इस भावनात्मक तमाशे को ज्यादा खींचना नहीं चाहता था। उसने दादी की बातचीत को बीच में ही काटते हुए ठंडे जिद्दी लहजे में कहा, दादी सा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, शादी कर ली है जैसा आप चाहती थी। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। वो पावर ऑफ अटर्नी के कागजात कहाँ हैं? उन्हें निकालिए और साइन कर दीजिए। मुझे कल सुबह ही वकीलों के साथ मीटिंग करनी है और बिजनेस का कंट्रोल संभालना है। वो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। दादी, जो अभी तक नैना को प्यार से दुलारने में मगन थी, अजीत के इस रूखेपन और हड़बड़ी पर ठिठक गईं। कुछ तो गड़बड़ है जो अजीत इतनी जल्दी मचा रहा है। उन्होंने पलटकर अजीत को देखा। जिन आंखों में अभी तक खुशी चमक रही थी, अब वहां गहरी समझ और सख्ती उतर आई थी। वो दुनिया देखी हुई औरत थी। अजीत की बेसब्री और उसकी आंखों में छुपा लालच उनसे छुपा न रह सका। वो समझ गई कि ये शादी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी और जायदाद के लिए की गई है। कमरे का माहौल एक बार फिर बदल गया। खुशी की जगह तनाव ने ले ली। एक कोने में खड़ी नैना ने भी अजीत के लहजे में छुपी स्वार्थी मंशा को साफ महसूस किया और उसका दिल बैठने लगा। क्या ये शादी सिर्फ सच में कागज के टुकड़े के लिए की गई थी? दादी सा धीरे धीरे अलमारी के पास गई और उसे खोला। अजीत की आंखों में चमक दौड़ गई। उसे लगा कि अब वो कागजात निकालेंगी, मगर दादी ने अलमारी से कागजों के बजाय खानदानी कंगन निकाले और कांपती हुई नैना को बड़े प्यार से पहना दिए, मानो अजीत की हड़बड़ी ने उनके कानों तक पहुंचने की जहमत ही न की हो।
फिर वो इत्मीनान से लौटकर अपने बिस्तर पर बैठ गईं। अजीत ने बेचैनी से पूछा, दादी सा कागजात? दादी ने अजीत की आंखों में आंखें डालकर एक गहरी सांस ली और शांत मगर मजबूत आवाज में कहा, अजीत, तुमने मेरी एक शर्त मानी है, मुझे खुशी है, लेकिन बेटा मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं जानती हूं कि तुमने ये शादी किस नियत से की है। मुझे डर है कि कागजात मिलते ही कहीं ये मासूम बच्ची इस घर से बाहर न निकाल दी जाए, या इसका मुकद्दर भी मेरी तरह तन्हाई न बन जाए। अजीत तिलमिला उठा, गुस्से को दबाते हुए बोला, आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैंने शादी कर ली है, ये सबूत आपके सामने खड़ा है, अब आपको और क्या चाहिए? दादी ने हल्की मुस्कान के साथ नैना की ओर देखा और फिर अजीत की ओर मुड़कर ऐसा धमाका किया कि अजीत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दादी बोली, सब्र करो अजीत, इतनी भी क्या जल्दी है? शादी तो हो ही गई, लेकिन वंश का क्या? इस खानदान का वारिस कौन लाएगा? तुम्हारे पिता की वसीयत में सिर्फ शादी का जिक्र था, मगर मेरी रजामंदी में एक और शर्त शामिल है। अजीत ने हैरानी से पूछा, कैसी शर्त? दादी ने अटल फैसला सुनाते हुए कहा, पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात पर मेरे दस्तखत तब होंगे जब इस घर में तुम्हारी औलाद की किलकारियां गूंजेंगी, जब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये शादी कोई खेल नहीं बल्कि एक मजबूत बंधन है। जब तक नैना की गोद में तुम्हारा बच्चा इस खानदान का वारिस ना आ जाए, तब तक जायदाद की निगरानी मैं ही करूंगी। ये सुनते ही अजीत के दिमाग में जैसे धमाके होने लगे। उसे लगा मानो वो आसमान से सीधा नीचे जमीन पर आकर गिरा हो। दांत पीसते हुए बोला, दादी सा, ये कैसा मजाक है? बच्चे की ये कैसी शर्त? ये तो आपने पहले नहीं बताई, आप वादा खिलाफी कर रही हैं। दादी ने सख्ती से कहा, यह वादा खिलाफी नहीं, इस घर की हिफाजत का सवाल है। मुझे सबूत चाहिए कि तुम इस लड़की को छोड़ोगे नहीं, और वो सबूत सिर्फ एक बच्चा हो सकता है जो तुम्हें और नैना को हमेशा के लिए बांध दे। अब जाओ, अपनी दुल्हन को लेकर अपने कमरे में जाओ और आराम करो, मेरा फैसला अटल है। अजीत गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया। उसकी पूरी योजना धरी की धरी रह गई थी। जिस जाल से निकलने के लिए वो नैना को साथ लाया था, वही जाल अब और भी कस चुका था। अब वो न नैना को छोड़ सकता था और ना ही अब जायदाद हासिल कर सकता था, जब तक कि उनके बीच कोई असली रिश्ता न बन जाए। और औलाद का मतलब था नैना के साथ उम्र भर का बंधन, जो वो कभी भी नहीं चाहता था। नैना खामोश खड़ी सब सुन रही थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि दो लोगों के अहंकार और जायदाद की लड़ाई में उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि दादी की ये शर्त उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाएगी या फिर अजीत के दिल तक पहुंचने का रास्ता खोल देगी। अजीत ने गुस्से से भरी एक कातिल नज़र नैना पर डाली, मानो इस सारी मुसीबत की वजह वही हो, और फिर पांव पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। नैना भी डरी सहमी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। दादी उन्हें जाते हुए देखती रही और होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, क्योंकि वो जानती थी कि सोने को पिघलाने के लिए उसे आग में डालना पड़ता है, और ये नई शर्त वही आग थी। हवेली के उस विशाल भव्य और आलीशान बेडरूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ धमाके से कम न लगती। दीवारों पर सजी महंगी पेंटिंग्स और छत से लटकता झूमर नैना की आंखों में चुभ रहा था। वो अभी दरवाजे से लगी खड़ी थी। उसका दिल घायल परिंदे की तरफ फड़फड़ा रहा था, क्योंकि दादी सा की नई शर्त ने उसकी ज़िंदगी को ऐसी बंद गली में धकेल दिया था जहाँ से लौटने का कोई भी रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था, और आगे बढ़ने के लिए उसे अपने ज़मीर का कत्ल करना पड़ता। अजीत चौहान, जो गुस्से की आग में बेचैनी से टहल रहा था, अचानक रुका। उसने अपनी टाई की गांठ ढीली की और एक झटके में उतारकर सोफे पर फेंक दी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो तेज तेज कदमों से नैना की ओर बढ़ा और उसके बाजू को अपने लोहे सी पकड़ में जकड़ते हुए गुर्रा कर बोला, बहुत खुश होगी तुम आज, है ना? दादी साहब को अपनी मासूमियत के जाल में फंसा लिया तुमने। ये तुम्हारी ही चाल थी ना कि बच्चे के पैदा होने तक मैं जायदाद का मालिक नहीं बन सकता। तुम चाहती हो कि इस घर में अपने पैर जमा लो और फिर मेरी दौलत पर राज करो। नैना दर्द के मारे करहा उठी। अजीत की उंगलियां बुरी तरह उसके नाजुक नरम बाजू में धंसती चली जा रही थीं। उसने आंसू भरी आंखों से अजीत को देखा और कांपती आवाज़ में बोली, मेरा यकीन कीजिए, मुझे दादी के शर्त के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं किस भंवर में फंस गई हूँ। मैंने तो वही किया जो आपने कहा था।
मैं चुप रही। अब अगर दादी सां औलाद की इच्छा कर रही हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? अजीत ने नफरत से उसे झटका दिया। नैना लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराई। अजीत ने उंगली उठाकर चेतावनी दी, अपनी औकात मत भूलना नैना, तुम सिर्फ एक सौदा हो, 2 लाख में खरीदी हुई एक चीज, और मैं चीजों से दिल नहीं लगाता। दादी की शर्त अपनी जगह है, लेकिन मेरा फैसला अटल है। तुम इस कमरे में रहोगी जरूर, दुनिया की नज़र में मेरी बीबी कहलाओगी, मगर इस चार दीवारी के भीतर तुम्हारी हैसियत एक अजनबी से ज़्यादा नहीं। मुझे तुमसे कोई औलाद नहीं चाहिए। जायदाद पाने का मैं कोई और रास्ता निकाल लूँगा, लेकिन तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा। आज रात तुम इस सोफे पर सोओगी और मैं बेड पर। और ख़बरदार, मेरे सोने के बाद कोई आवाज़ निकाली तो। नैना ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। वो सिमट कर सोफे के कोने पर जा बैठी, फिर अपनी लाल साड़ी का पल्लू अपने चारों ओर लपेट लिया। ये उसकी सुहागरात थी, मगर उसकी आंखों में सपनों की जगह डर और अपमान की परछाइयाँ तैर रही थीं। अजीत ने लाइट्स ऑफ की और बेड पर आकर लेट गया। नैना अंधेरे में अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। उसे लगा जैसे ये रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी, मगर वक्त का पहिया चलता ही रहता है। सुबह का सूरज किरणें लेकर निकला तो हवेली में चहल पहल शुरू हो गई। नैना जो सारी रात जागती रही थी, फुर्ती से उठी और बाथरूम में जाकर खुद को संभाला। उसे दादी के सामने खुशमिजाज दुल्हन का रूप धारण करना था। जब वो नीचे हॉल में पहुंची तो दादी साहब नौकरों को हिदायतें दे रही थीं। नैना को देखते ही उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी देर के बाद ही अजीत भी नीचे आ गया, चेहरे पर बही बनावटी मुस्कान ओढ़े जो वो दादी के सामने पहन लेता था। दादी ने नौकरानी को इशारा किया। एक बड़ी सी चांदी की परात लाई गई जिसमें दूध और गुलाब की पंखुड़ियाँ भरी हुई थीं, और उसी में एक अंगूठी डाल दी गई। ये अंगूठी ढूंढने की रस्म थी जो वहाँ शादियों का एक अहम हिस्सा मानी जाती थी। दादी मुस्कुराते हुए बोली, चलो देखते हैं सारी जिंदगी इस रिश्ते में किसका राज चलेगा। जो अंगूठी ढूंढेगा वही घर का हाकिम होगा। नैना और अजीत को आमने सामने बिठा दिया गया। नैना का मन बिल्कुल नहीं था इस खेल का हिस्सा बनने का, क्योंकि वो जानती थी उसकी हैसियत एक कैदी से ज़्यादा नहीं, और कैदियों का कोई राज नहीं होता। मगर दादी की खुशी के लिए उसने अपना हाथ दूध से भरे बर्तन में डाल दिया। उधर से अजीत ने भी अपना हाथ डाल दिया। दूध के भीतर दोनों के हाथ आपस में टकराए तो नैना को अजीत के स्पर्श से जैसे एक करंट सा लगा। जल्दी से घबराकर उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, मगर अजीत ने दूध के अंदर ही उसकी कलाई को बेरहमी से जकड़ लिया। नैना चौंक कर अजीत की तरफ देखने लगी। अजीत की आंखों में एक ठंडी सी जंग चल रही थी। उसकी निगाहें साफ कह रही थीं, जीतने की कोशिश भी मत करना। अजीत ने धीरे से अपना चेहरा नैना के चेहरे के करीब किया, इतना करीब कि देखने वालों को लगा वो रोमांस कर रहा है, मगर सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, तुम हारने के लिए पैदा हुई हो नैना, जीत सिर्फ मेरी है। याद रखना, तुम बिकाऊ हो और मैं खरीदार। नैना की आंखों में आंसू तैरने लगे। उस एक जुमले ने उसके दिल को छलनी कर दिया था। टूटकर उसने अपनी उंगलियां ढीली छोड़ दी और अंगूठी अजीत की तरफ सरका दी। अजीत ने फौरन अंगूठी अपनी मुट्ठी में दबाई, बाहर निकाली और हवा में लहराते हुए जीत का ऐलान कर दिया। दादी और नौकरों ने तालियां बजाईं। दादी हंसते हुए बोली, अरे वाह अजीत, लगता है बहू रानी सारी उम्र तुम्हारी ही सुनेगी। अजीत ने विजयी अंदाज में नैना की ओर देखा, जैसे बिना शब्दों के कह रहा हो, देख लिया मेरा मकाम। उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म हुई। दादी ने अपने खानदानी जेवरात का एक भारी भरकम सा सेट निकाला और सोने के कंगन निकाले और नैना को पहना दिए, मगर वो सारे गहने नैना को फूलों की जगह कांटों की माला जैसे चुभ रहे थे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी, ये सब बस एक दिखावा है। अजीत उसे कभी दिल से नहीं अपनाएगा। दिन गुजरते गए और नैना ने खुद को हालात के सांचे में ढाल लिया। वो दिन भर दादी की सेवा करती, घर के कामों में हाथ बटाती और रात को खामोशी से सोफे पर सो जाती। अजीत और उसके बीच बातचीत नाम मात्र की थी। वो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करता था, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। और फिर एक रात मौसम ने करवट बदल ली। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं ने हवेली को घेर लिया। रात के 2 बज चुके थे और अजीत अब तक घर नहीं लौटा था। न जाने क्यों नैना का दिल घबराया जा रहा था।
वो बार बार जाकर खिड़की से बाहर झांक रही थी। अचानक ही नीचे गेट खुलने की आवाज़ आई। नैना दौड़ती हुई नीचे पहुंची। उसने देखा अजीत बुरी तरह शराब के नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ अंदर आ रहा था। उसके कपड़े बुरी तरह भीगे हुए थे, बाल बिखरे पड़े थे। वो दीवारों का सहारा लेकर चलने की कोशिश कर रहा था, मगर गिरने ही वाला था कि नैना ने झपट कर उसे थाम लिया। अजीत ने झटके से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। उसने नैना को धक्का देने की कोशिश की, मगर उसके अपने पैरों में जान नहीं थी। वो वहीं सीढ़ियों पर ढहकर बैठ गया। नैना ने डरते डरते कांपती हुई आवाज में कहा, अजीत जी, संभल कर आइए, मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ। लेकिन अजीत ने नैना का हाथ झटक दिया और कड़वे लहजे में चिल्लाया, दूर रहो मुझसे। तुम सब औरतें एक जैसी होती हैं, मक्कार, फरेबी, सबकी एक कीमत होती है, सब बिक जाती हैं। मेरी माँ भी बिक गई थी और तुम भी बिक गई। नैना सन्न रह गई। पहली बार उसे अजीत की नफरत की असली वजह समझ आई। तो ये वो शख्स था जो अजीत तो ये वो जख्म था जो अजीत अपने सीने में छुपाए फिरता था। उसकी माँ की बेवफाई ने उसे औरत जात से नफरत करना सिखा दिया था। उस पल नैना को अजीत पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आया। वो समझ गई कि ये आदमी जालिम नहीं बल्कि बेहद दुखी है। उसके अंदर का वो बच्चा आज भी रो रहा है, जिसे उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था। अजीत की झिड़कियों की परवाह किए बिना नैना ने उसे वहां से थाम कर उठाया। अजीत इतना निढाल था कि उसका सारा बोझ नैना पर था। वो किसी तरह उसे घसीटते हुए कमरे तक लाई और बिस्तर पर लिटा दिया। अजीत तेज बुखार में जल रहा था और लगातार बड़बड़ा रहा था। नैना ने फौरन उसके जूते उतारे, तौलिया लेकर उसके भीगे बाल पोंछे और ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखने लगी। पूरी रात नैना उसके सिरहाने बैठी रही, कभी उसके हाथ सहलाती तो कभी उसके माथे पर पट्टी रखती। रात के किसी पहर अजीत ने अंधनिद में नैना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने गाल से लगाकर एक छोटे बच्चे की तरह सिसकते हुए बोला, मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं अकेला रह जाऊंगा मामा, मुझे मत छोड़ो। नैना का दिल एकदम से पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर अजीत के चेहरे पर गिर पड़े। उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए अपने नरम होंठ अजीत के गालों पर रख दिए और बेहद नरम आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ आपके पास। ये वो पल था जिसने दोनों के बीच जमी बर्फ की दीवार में पहली दरार डाल दी थी। नैना को एहसास हो गया कि इस सख्त खोल के पीछे एक बेहद कोमल दिल छुपा है, जिसे बस प्यार और अपनापन चाहिए। अजीत का वजूद शायद ठंड की वजह से कांप रहा था। नैना धीरे धीरे से उसके कंबल का कोना हटाते हुए उसके करीब हुई थी और उसे अपनी बाहों में ऐसे समेट लिया जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो, और अजीत भी उसकी पनाहों में सुकून महसूस करने लगा। और नैना चौंकी जब अजीत की गर्म सांसें उसे पिघलाने लगीं। उसके हाथों का स्पर्श नैना के वजूद पर फिसलने लगा। वो पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन फिर भी एक नरम वजूद का एहसास अजीत के जज्बातों को बेहोशी में भी भड़काने लगा था। अजीत, छोड़े मुझे, नैना हड़बड़ाई थी। नहीं प्लीज मत जाओ। वो उसे कसकर बाहों में समेट चुका था और फिर धीरे धीरे उसे खुद के करीब से करीब करता चला गया। उसकी छुअन में, उसके होठों के नरम स्पर्श में नैना का वजूद भी मचलने लगा। और जब अजीत ने उसकी साड़ी का पल्लू हटाते उसके ब्लाउज की डोरियां खोली थीं, तो नैना ने सिसकी भरते हुए आंखें बंद कर लीं। और फिर वो पल जब अजीत उसकी नरम धड़कनों को महसूस करता बड़े ही प्यार से धीरे धीरे उसकी नाजुकी में उतरता चला गया। दर्द और मदहोश भरी सिसकियां नैना के लबों से निकली थीं। खुद को पूरी तरह बेबस अजीत के हवाले कर चुकी थी। सुबह जब अजीत की आंख खुली तो उसका सिर भारी था। उसने देखा वो कंबल में लिपटा हुआ है और नैना उसके पहलू में सो रही थी। अजीत को रात के धुंधले धुंधले लम्हे याद आने लगे। अजीत की नज़रों में पहली बार नैना के लिए एक अजीब सा एहसास जागा। इस घटना के बाद अजीत के बर्ताव में हल्का सा बदलाव आ गया था। अब वो नैना पर बेवजह का गुस्सा नहीं करता था, चिल्लाता नहीं था और कभी कभी खाने की मेज पर उसकी ओर देख भी लेता था। मगर दोनों के बीच का फासला अब भी बरकरार था, क्योंकि उस एक रात के बाद अजीत अब दोबारा उसके करीब नहीं आया था। इसी बीच करवा चौथ का त्यौहार आ गया। वो दिन जब पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भूखी प्यासी रहती हैं। हवेली में भी तैयारियां अपने चरम पर थीं। दादी सा ने नैना को खास तौर पर हिदायत दी थी कि वो ये व्रत रखे। नैना ने सुबह तड़के उठकर सरगी खाई और फिर पूरे दिन
पानी की एक बूंद तक गले से नीचे नहीं उतारी। जब अजीत को ये बात पता चली तो वो शाम को दफ्तर से जल्दी लौट आया और सीधा कमरे में गया जहाँ नैना आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, बालों में गजरा सजा था और हाथों में मेहंदी रची हुई थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर कमजोरी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। अजीत ने गुस्से में कहा, ये क्या ड्रामा है नैना? तुम जानती हो ना ये शादी एक झूठ है। फिर किसके लिए अपनी जान हलकान कर रही हो? क्यों भूखी हो और आखिर क्या साबित करना चाहती हो? नैना ने सुकून से उसकी ओर पलट कर देखा और बहुत नरमी से बोली, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती अजीत जी। शादी जैसी भी हो, मेरे लिए ये सिंदूर और ये रिश्ता सच्चा है। मैंने आपके नाम का व्रत रखा है और मैं इसे पूरा भी करूंगी। अजीत झुंझला उठा। उसने थाली से पानी का गिलास उठाकर उसके होठों के पास लाया और झल्लाकर बोला, पी लो ये पानी। मुझे तुम्हारी कुर्बानियों की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब ढकोसले हैं। अगर मुझे कुछ हो ना हुआ तो तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बचेगा। पी लो इसे। नैना ने अपना मुंह फेर लिया और मजबूती से कहा, सौदा शरीर का हुआ था अजीत जी, आपने मुझे खरीदा था, लेकिन ये रिश्ता आत्मा का है। आप मेरे पति हैं। मेरी दुआ है कि आपकी उम्र लंबी हो। मैं ये पानी नहीं पीऊंगी जब तक चांद नहीं निकलता और आप अपने हाथों से नहीं पिलाते। अजीत गुस्से से गिलास मेज पर पटक कर कमरे से बाहर निकल गया। वो समझ नहीं पा रहा था ये लड़की आखिर किस मिट्टी की बनी हुई है। वो उसे जितना ही तिरस्कार देता उतनी ही वफादारी दिखाती थी। शाम ढल गई और रात का अंधेरा छा गया। दादी और घर की बाकी महिलाएं छत पर चांद का इंतजार कर रही थीं। नैना भी छत के कोने में खड़ी थी। भूख और प्यास से उसके होंठ सूख चुके थे और पैरों में हल्का सा कंपन था। उसे चक्कर आ रहे थे, मगर उसकी नजरें आसमान पर जमी थीं। आखिरकार बादलों की ओर से चांद दिखाई दिया। दादी ने खुशी से चिल्लाया, चांद निकल आया। नैना ने कांपते हाथों से छलनी उठाई और दिया जलाया। उसने पहले चांद को देखा और फिर छलनी के पार अजीत के चेहरे को देखने के लिए मुड़ी, जो कुछ ही दूरी पर भवे चढ़ाए खड़ा उसे देख रहा था। नैना जैसे ही अजीत की तरफ कदम बढ़ाने लगी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमजोरी ने उसे पकड़ लिया। वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। अजीत, जो एकदम लापरवाह बना खड़ा था, बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और नैना के जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। नैना नीम बेहोशी की हालत में थी। अजीत के चेहरे पर घबराहट के लक्षण साफ थे। उसने तुरंत ही पास रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और नैना के मुंह से लगाया। नैना ने बेहोशी में पानी के घूंट भरे। पानी की ठंडक उसके गले में उतरती ही उसकी जान में जान आई। उसने आंखें खोली और अजीत को देखा, जो उसे बड़ी ही फिक्र के साथ देख रहा था। दादी और कर्मचारी ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके लिए ये प्रेम की चरम सीमा थी कि पोते ने गिरती हुई पत्नी को थामा और पानी पिलाया। अजीत को एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही, लेकिन उसने नैना का व्रत पूरा करवा दिया है। उसने नैना को सीधा खड़ा किया और धीरे से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? जान लोगी क्या अपनी? नैना ने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, जान तो आपकी मुट्ठी में है, बस आप सलामत रहें। अजीत उस पल कुछ न कह सका। उसके दिल की बंजर जमीन पर प्यार की पहली बूंद गिर चुकी थी। करवा चौथ का वो चांद नैना की जीत और अजीत की अना की हार बन गया था। उस रात अजीत को पहली बार एहसास हुआ कि नैना अब उसके लिए सिर्फ एक सौदा नहीं रही, बल्कि उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनती जा रही है जिसे वो चाहकर भी अलग नहीं कर सकता। मगर वो ये नहीं जानता था कि अभी बहुत से तूफान बाकी हैं जो उनके इस कच्चे रिश्ते का इम्तिहान लेंगे। करवा चौथ की वो भावुक रात गुजरने के बाद हवेली की फिजाओं में एक खामोश सा बदलाव देखने को मिला। हालांकि अजीत ने जुबान से कुछ नहीं कहा था और ना ही उसके ठंडे रवैये में कोई खास गर्मजोशी आई थी, लेकिन उसकी आंखों में नैना के लिए वो पहले वाला तिरस्कार अब बाकी नहीं था। वो नैना को अब एक खरीदी हुई चीज की बजाय एक जिंदा इंसान समझने लगा था, जिसके सीने में भी दिल धड़कता है। नैना जब नाश्ते की मेज पर अजीत को चाय बनाकर देती तो अजीत की उंगलियां नैना की उंगलियों से टकराती, तो वो अब अपना हाथ नहीं खींचता था, बल्कि एक गहरी नज़र उस पर डालकर फ़ोन में मगन हो जाता। ये खामोश रजामंदी नैना के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी, मगर तकदीर को ये सुकून शायद मंजूर नहीं था।
हवेली में एक बड़े जश्न की तैयारियां शुरू हो रही थीं। ये चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सिल्वर जुबली की औपचारिकता थी, जिसे दादी साहब बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थीं, और साथ ही वो शहर के सभी अमीर और बिजनेस टाइकून के सामने अपनी नई नवेली बहू की शोभा भी दिखाना चाहती थीं। नैना इस कार्यक्रम के नाम से ही घबरा गई थी। उसे भीड़ से डर लगता था, खासकर उन अमीर लोगों की नकली महफिलों से, जहां चेहरों पर मास्क और दिलों में पाखंड भरा होता है। मगर दादी का आदेश टाला नहीं जा सकता था। कार्यक्रम की शाम हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ कुमकुमे रोशन थे और शहर की महंगी से महंगी गाड़ियां हवेली के पोर्च में खड़ी हुई थीं। नैना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसने गहरे नीले रंग की भारी साड़ी पहन रखी थी, जिसे अजीत ने खुद उसके लिए चुना था। वो आईने में अपने आप को देख रही थी। गले में हीरों का हार और मांग में अजीत के नाम का सिंदूर चमक रहा था, मगर उसकी आंखों में कंजारना डर था। उसे लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला है। दरवाजा खुला और अजीत अंदर आया। उसने आज काली शेरवानी पहनी हुई थी और वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। अजीत की नज़र जब नैना पर पड़ी तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। नीले रंग में वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। अजीत के दिल की धड़कन एक पल के लिए बेढंग हो गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया और आईने में उसके प्रतिबिंब को देखते हुए बोला, आज तुम वास्तव में चौहान परिवार की शान लग रही हो नैना। याद रखना, नीचे बहुत लोग होंगे जो मेरी बर्बादी के इच्छुक हैं। उनके सामने कमज़ोर मत दिखना। मेरा हाथ थामे रखना और मुस्कुराती रहना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरी ताकत होगी। नैना हैरानी से पलटकर उसे देखने लगी। ये पहला मौका था जब अजीत ने उसे अपनी ताकत कहा था। नैना ने धीरे से सहमति में सर हिलाया और अपना हाथ अजीत के हाथ में दे दिया। अजीत की मजबूत पकड़ ने उसे एक अजीब सा सुरक्षा का एहसास दिया था। वे दोनों जब सीढ़ियां उतरकर हॉल में दाखिल हुए तो सभी नज़रें उनकी ओर उठ गईं। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे कि अजीत सिंह की पत्नी कितनी खूबसूरत है। दादी साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को बुलाया और मेहमानों से मिलवाना शुरू किया। पार्टी अपने चरम पर थी। हर तरफ हंसी के ठहाके और गिलासों की टकराहट की आवाज़ें गूंज रही थीं। नैना अजीत के साथ साथ चल रही थी और हर मिलने वाले को मुस्कुराकर सलाम कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी ज़िंदगी संवरने लगी है, शायद अब वो इसी घर की होकर रहेगी। लेकिन तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर हलचल सी हुई। नैना की नज़र वहाँ गई तो उसका खून जम सा गया। उसके पैरों से ताकत निकल गई, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दरवाजे पर बिक्रम सिंह खड़ा था, वही दरिंदा जिसने नैना की इज्जत पर हमला किया था और जिसके चंगुल से अजीत ने उसे निकाल कर लाया था। विक्रम की आंखों में आज भी वही वासना और प्रतिशोध की आग थी। वो बिन बुलाए आया था, सिर्फ और सिर्फ अजीत को नीचा दिखाने के लिए। अजीत ने भी विक्रम को देख लिया। उसके जबड़े सख्त हो गए और मुट्ठी कस गई। वो जानता था विक्रम का यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। विक्रम ने जहरीली मुस्कान के साथ अजीत और नैना की ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथ में शराब का गिलास था। दादी साहब, जो विक्रम की सूरत और आदत से अनजान थीं, उन्होंने उसे भी एक मेहमान समझा। विक्रम ने करीब आकर ऊंची आवाज़ में कहा, मुबारक हो अजीत सिंह, क्या शानदार पार्टी है और क्या शानदार जोड़ी है। मैं तो हैरान हूँ कि तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली और हमें खबर भी नहीं हुई, जबकि इस कीमती चीज़ की परख तो सबसे पहले मैंने की थी। विक्रम के लहजे में जो घटियापन था वो वहाँ खड़े लोगों को भी महसूस हुआ। अजीत ने नैना को अपने पीछे छुपाया और विक्रम की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ा, अपनी हद में रहो विक्रम, यहाँ तुम मेहमान नहीं हो, इज्जत से बाहर चले जाओ वरना गार्ड्स तुम्हें उठाकर फेंक देंगे। विक्रम ने एक जोरदार कहकहा लगाया, जिससे हॉल में चुप्पी छा गई। म्यूजिक बंद हो गया और सभी लोग उनकी तरफ मुड़ गए। विक्रम ने तंजिया अंदाज में दादी जी की तरफ देखा और बोला, अरे दादी साहब, आप अपने पोते को नहीं रोकेंगी? मैं तो बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। आखिर इस बहू रानी का और मेरा सौदा होते होते रह गया था। वो तो आपके पोते ने बाजी मार ली, वरना आज ही आपकी हवेली की शान बनने की बजाय मेरे कमरे की रौनक होती। दादी साहब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? ये नैना है, एक इज्जतदार घर की बेटी। विक्रम ने अपना गिलास जमीन पर पटक दिया। शीशा टूटने की आवाज़ गूंजी और विक्रम ने अपनी असली शक्ल दिखाते हुए चिल्लाया, इज्जतदार?
वाह दादी साहब वाह, आपका पोता आपको कितना बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है। पूछिए अपने इस लाडले से कि इस लड़की को कहाँ से लाया। पूछिए इससे कि इसने इस लड़की से शादी की है या फिर इसे खरीदा है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं। नैना का दिल चाह रहा था जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो अजीत की शर्ट को मुट्ठी में जकड़े कांप रही थी। अजीत ने विक्रम का गिरेबान पकड़ लिया और दहाड़ा, जुबान बंद कर कुत्ते। मगर विक्रम ने अजीत का हाथ झटक दिया और सबके सामने सच उगल दिया। क्यों बंद करूं जुबान? क्या ये झूठ है कि इस लड़की की सौतेली माँ ने इसे 2 लाख रुपये में मेरे हाथों बेचने का सौदा किया था? क्या ये झूठ है कि तुम बीच में आकर 5 लाख की बोली लगा गए और इसे खरीद कर ले आए? अरे ये कोई पत्नी नहीं, ये तो एक माल है जिसे अजीत सिंह चौहान ने अपनी दौलत के जोर पर खरीदा है। इसकी कीमत 2 लाख थी जिसे आपके पोते ने बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। यह आपके परिवार की बहू नहीं बल्कि एक तवाइफ से भी बदतर है जिसका सौदा भरी महफिल में हुआ था। विक्रम के शब्द बम की तरह हवेली की छत पर गिरे। दादी सा को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर खंजर चला दिया हो। उनका सिर चकराने लगा। वो बेयकीनी से कभी अजीत को देखती और कभी नैना को। अजीत की आंखों में बेजुबानी थी। वो सच को झुठला नहीं सकता था क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। दादी ने कांपते हुए हाथों से अजीत की तरफ इशारा किया और भर्राई हुई आवाज में पूछा, अजीत, क्या ये सच कह रहा है? क्या तुमने इस लड़की को खरीदा है? अजीत ने आगे बढ़कर दादी को थामना चाहा और कहा, दादी साहब मेरी बात सुने। हालात ऐसे थे कि दादी ने चीखकर उसे रोक दिया। बस मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुमने इस लड़की की कीमत दी है? अजीत ने सिर झुकाया और धीरे से आवाज में कहा, हाँ दादी, मैंने पैसे दिए थे। लेकिन अजीत का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दादी की आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। उनका सदियों पुराना पारिवारिक गौरव और नियम एक पल में मिट्टी में मिल गए। उन्होंने नैना की तरफ देखा जो अब भी रो रही थी और अपने बचाव में कुछ कहना चाह रही थी। नैना ने रोते हुए हाथ जोड़े और दादी की तरफ कदम बढ़ाया। दादी साहब, मेरा विश्वास करें, मैं बेगुनाह हूँ। नैना अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि एक जोरदार तमाचे की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। दादी साहब ने पूरी ताकत से नैना के मुंह पर थप्पड़ मारा था। थप्पड़ इतना भयंकर था कि नैना लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसके होंठ से खून रिसने लगा। दादी का हाथ कांप रहा था और वो गुस्से से हाँफ रही थी। उनकी आंखों में अब ममता नहीं बल्कि केवल तिरस्कार और घृणा थी। उन्होंने नैना की तरफ उंगली उठाकर चीखते हुए कहा, खबरदार, जो मुझे दादी कहा, अपनी गंदी जबान से मेरे रिश्ते को मत जोड़ना। तुम जैसी बाजारू औरत मेरे घर की बहू तो दूर की बात मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो सकती। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुमने मेरे घर को अपवित्र कर दिया। निकल जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारा अभिशप्त चेहरा फिर कभी नहीं देखना। नैना जमीन पर गिरकर सिसक रही थी। वो अजीत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि शायद वो उसे बचा ले, शायद वो दुनिया को बता दे कि उसने शादी की है, सिंदूर भरा है। मगर अजीत अपनी दादी की हालत देखकर चुप था। उसे डर था कि कहीं दादी को दिल का दौरा न पड़ जाए। अजीत की ये मौनता नैना के कफन में आखिरी कील साबित हुई। विक्रम वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका बदला पूरा हो चुका था। उसने चौहान परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया था। दादी ने नौकरों को आदेश दिया, धक्के देकर इस लड़की को बाहर निकाल दो और इसका सारा सामान भी बाहर फेंक दो। आज के बाद इसका साया भी इस हवेली पर नहीं पड़ना चाहिए। नैना ने तड़पते हुए अजीत को पुकारा, अजीत जी कुछ तो कहें। आप जानते हैं मैं पवित्र हूँ। आपने मुझसे शादी की है, मंदिर में फेरे लिए हैं, मेरी लाज रख लें। अजीत ने मुट्ठियाँ कस लीं। उसके अंदर कोई चीख रहा था कि नैना को रोक लो और सबको बता दो कि वो तुम्हारी पत्नी है। मगर पारिवारिक प्रतिष्ठा और दादी की बिगड़ती हालत ने उसके पैरों को जंजीरों में जकड़ रखा था। वो पत्थर का बुत बनकर खड़ा रहा। 2 नौकर आगे बढ़े और नैना को बाहों से पकड़कर खड़ा किया। नैना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर वो कमज़ोर पड़ चुकी थी। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर इस बेरहम भीड़ में उसका कोई भी अपना नहीं था। वही लोग जो कुछ देर पहले उसकी तारीफ़ें कर रहे थे अब उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो कोई गंदगी है।
नौकरों ने नैना को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। उसकी महंगी साड़ी का पल्लू फर्श पर घिसट रहा था और उसके सपने चूर चूर होकर बिखर रहे थे। दहलीज पर पहुंचकर नैना ने आखिरी बार पलटकर अजीत को देखा। उसकी आंखों में शिकायत थी, दर्द था और एक खामोश सवाल था कि तुमने भी मुझे अपमानित कर दिया। अजीत ने निगाहें चुरा लीं और उसी पल नैना का दिल हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। उस बड़ी हवेली के गेट से बाहर धकेल दिया गया और लोहे का भारी दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। बाहर रात का अंधेरा था और अंदर जश्न की रोशनी जो अब मातम में बदल चुकी थी। नैना सड़क पर अकेली गिरी पड़ी थी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान जल रहा था और दिल पर अजीत की बेवफाई का जख्म कसक बन चुका था। हवेली के भारी भरकम लोहे के दरवाजे जब नैना के चेहरे पर बंद हुए तो उसके साथ ही उसकी ज़िंदगी का एक अध्याय भी हमेशा के लिए बंद हो गया। बाहर गली में गहरा सन्नाटा था और रात की अंधकारता किसी भूखे भेड़िए की तरह मुंह खोल कर खड़ी थी। नैना के नंगे पैर सड़क की ठंडी सतह पर जम रहे थे, मगर उसके दिल में जो आग लगी थी वो इस ठंडक से कहीं अधिक तीव्र थी। उसके गाल पर दादी के थप्पड़ का निशान अब भी जल रहा था और कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारी हैसियत मेरी जूती के बराबर भी नहीं। वो लड़की जिसे कुछ देर पहले चौहान परिवार की इज्जत कहा जा रहा था अब कचरे के ढेर की तरह बाहर फेंक दी गई थी। नैना लड़खड़ाते कदमों के साथ सड़क पर चलने लगी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसके पास ना तो पैसे थे, न सिर छिपाने की जगह और ना ही कोई अपना। वो बस से चलती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ हवेली के अंदर का दृश्य किसी मातम से कम नहीं था। नैना के निकाल दिए जाने के बाद हॉल में मौजूद सभी लोग खुसर पुसर करते हुए धीरे धीरे करके विदा हो चुके थे। विक्रम सिंह अपनी घटिया चाल में कामयाब होकर एक जहरीली मुस्कान के साथ वहां से जा चुका था, मगर पीछे तबाही छोड़ गया था। दादी साहब सोफे पर निढाल बैठी थीं। उनका सांस फूल रहा था और वो लगातार अपनी छाती मसर रही थीं। अजीत पत्थर बनकर वहीं खड़ा था जहां से नैना को धक्का देकर बाहर निकाला गया था। उसकी नज़रें बंद दरवाजे पर जमी थी। उसका अंदर का मन उसे लगातार दोषी ठहरा रहा था। उसे लग रहा था नैना को नहीं बल्कि उसने अपनी आत्मा को इस घर से निकाल दिया है। अचानक ही अजीत के अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने जोर से एक चीख मारी और पास रखी सजावट की मेज को ठोकर मार कर गिरा दिया। कांच टूटने की आवाज़ से दादी एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थीं। अजीत दादी की तरफ पलटा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वो दादी जिनके सामने वो कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता था, आज वो उनके सामने शेर की तरह दहाड़ उठा। खुश हैं आप दादी साहब? मिल गई आपको तसल्ली? आपको अपने पारिवारिक इज्जत और सम्मान बहुत प्यारा था ना? तो देख लें, आज आपने अपनी झूठी इज्जत के लिए उस लड़की को सड़क पर फेंक दिया जो इस घर की असली इज्जत थी। दादी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। अजीत, वो एक खरीदी हुई तवाइफ। अजीत ने तड़प कर बात काटी। बस, भगवान के लिए बस कर दें दादी साहब। हाँ, खरीदा था मैंने उसे, क्योंकि उसकी अपनी माँ उसे बेच रही थी। मैंने उसे कोठे पर जाने से बचाया दादी। मैंने उसके साथ गलत इरादे से शादी नहीं की थी, लेकिन शायद वो उस वक्त इतना डरी हुई थी कि उसे मेरे इरादे गलत ही लगे थे। जब उसने रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा था कि मेरे करीब बिना किसी रिश्ते के मत आना, मुझसे शादी कर लें, तो मैं दंग रह गया था। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूला था और फिर मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि शादी में मेरा भी मतलब छुपा हुआ था और उस लड़की की इज्जत भी बची रहती। लेकिन उसकी अच्छाई, उसकी नरम दिली धीरे धीरे मुझे उसके और भी करीब करती जा रही थी। मुझे अब इस बात पर कोई भी मलाल नहीं था कि मैं उससे शादी किसी समझौते के तहत कर चुका हूँ, बल्कि मेरे दिल को ये सुकून था कि शायद अब मेरी सारी ज़िंदगी इस लड़की के साथ ही कटेगी। मैं बहुत जल्द उससे अपने रिश्ते की असल शुरुआत भी करने वाला था। लेकिन आप तो उसे वहीं खड़ा कर आई जहाँ से मैं उसे लाया था। आप कहती थी ना कि मैं पत्थर दिल हूँ, तो सुन लें, आज आपने साबित कर दिया कि इस हवेली की दीवारें ही पत्थर की नहीं, यहाँ रहने वालों के दिल भी पत्थर के हैं। अजीत ने अपना कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिया और पागलों की तरह दरवाजे की ओर भागा। उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने नैना का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। वो जल्दी से बाहर गली में निकला। नैना, नैना, उसने दीवानेपन में आवाज़ें लगाईं। वो नंगे पांव सड़कों पर दौड़ने लगा, कभी इस गली में कभी उस गली में।
मगर नैना कहीं नहीं थी। रात का अंधेरा उसे निगल चुका था। अजीत घुटनों के बल सड़क पर गिर पड़ा। उसने आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ते हुए रोना शुरू कर दिया। वही अजीत सिंह चौहान जो पूरे जयपुर पर राज करता था, आज एक गरीब की तरह सड़क पर बैठकर बुरी तरह रो रहा था। उसे अपनी दौलत, अपनी जायदाद सब बेकार लग रही थी। अगली सुबह अजीत ने अपनी ताकत, पुलिस और निजी जासूसों को नैना की तलाश में लगा दिया। उसने शहर का कोना कोना खंगाल डाला, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, यहाँ तक कि मंदिर और आश्रम भी देखे, मगर नैना का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो हवा के झोंके की तरह आई थी और तूफान बनकर गायब हो गई। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। अजीत ने खुद को दुनिया से काट लिया था। उसने बिजनेस, दोस्त यार सब छोड़ दिए थे। वो दिन रात बस नैना की तलाश में भटकता रहता था, या फिर शराब के नशे में धुत अपने कमरे में पड़ा रहता और नैना की तस्वीर से बातें करता रहता। विक्रम सिंह जिसने ये आग लगाई थी, अजीत ने उसे कहीं नहीं छोड़ा। उसने अपनी बची खुची ताकत झोंक कर विक्रम के कारोबार को तहस नहस कर दिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। मगर इस बदले से भी उसे सुकून नहीं मिला था, क्योंकि उसका असली सुकून तो नैना के पास था। दूसरी ओर नैना किस्मत की ठोकरें खाती हुई जयपुर से बहुत दूर हरिद्वार पहुंच चुकी थी। वहां उसने एक बूढ़ी औरत के यहाँ पनाह ली जो फूलों की छोटी सी दुकान चलाती थी। नैना ने अपनी पहचान मिटा दी थी। वो अब चौहान परिवार की बहू नहीं, बल्कि एक साधारण सी मजदूर औरत थी जो सुबह सुबह उठकर मंदिर की सीढ़ियां धोती और फूलों की मालाएं बनाती थी। इसी दौरान नैना पर एक और सच्चाई खुली जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। अजीत की निशानी उसके भीतर पड़ रही है। यह खबर सुनकर नैना खुशी और दर्द के मिले जुले एहसास में फूट फूट कर रो पड़ी थी। खुशी इस बात की कि वो मां बनने वाली है, और दर्द इस बात का कि उसके बच्चे के पिता ने उसे ठुकरा दिया था। नैना ने अपने पेट पर हाथ रखकर खुद से वादा किया, मेरा बच्चा कभी उस हवेली की छाया में नहीं जाएगा जहां रिश्तों से ज़्यादा दौलत की कदर होती है। मैं इसे खुद पालूंगी, अपनी मेहनत की कमाई से इसे बड़ा करूंगी। ये सिर्फ मेरा बच्चा होगा। नैना दिन रात मेहनत करती रही। गर्भ की पीड़ाओं के बावजूद वो रुकी नहीं। उसका रंग सांवला पड़ गया था, हाथ सख्त हो चुके थे, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक माँ के अटल संकल्प की चमक। 7 महीने बीत चुके थे। अजीत एक जिंदा लाश बन चुका था। दादी साहबी अब अपने किए पर शर्मिंदा थीं और बिस्तर से लग चुकी थीं। वो अक्सर अजीत से कहती, मेरी बहू को ढूंढ लाओ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। एक दिन अजीत को उसके खास मुखबिर से खबर मिली कि हरिद्वार के एक मंदिर के पास नैना जैसी एक औरत को देखा गया है। अजीत ने एक पल भी खराब किए बिना गाड़ी निकाली और हरिद्वार की ओर बढ़ा दी। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़क रहा था। उम्मीद और डर के बीच एक भयानक सी जंग चल रही थी। हरिद्वार पहुंचकर जब वो घाट किनारे पहुंचा तो शाम की आरती हो रही थी। हजारों दिए पानी में तैर रहे थे और घंटियों की गूंज फिजाओं को चीर रही थी। अजीत भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी नजरें पागलों की तरह चारों ओर भटक रही थीं। तभी उसे घाट के किनारे एक जाना पहचाना सा साया दिखा। एक औरत सादी सी सूती साड़ी पहने पानी में खड़ी सूर्यदेव को जल अर्पित कर रही थी। उसकी पीठ अजीत की ओर थी, मगर अजीत उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदम बोझिल हो चुके थे। जब वो उसके पास पहुंचा तो उस औरत ने पलट कर देखा। वो नैना ही थी, मगर वो नैना नहीं जिसे अजीत जानता था। ये कमजोर, थकी हुई मगर अडिग नैना थी। और सबसे बड़ा झटका अजीत को तब लगा जब उसकी नज़र नैना के उभरे हुए पेट पर पड़ी थी। अजीत के मुंह से एक बेबस सी सिसकी निकल गई। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे समझ आ गया कि दादी की वो शर्त जिसके लिए वो भागता फिर रहा था, कुदरत ने उसे कैसे पूरा किया था, मगर कितनी भारी कीमत पर। नैना अजीत को देखते ही पत्थर बन गई। उसके हाथ से कलश छूटकर पानी में गिर गया। उसकी आंखों में अजीत के लिए कोई मोह नहीं था, बल्कि अजनबियत थी। अजीत ने कांपते हुए हाथ बढ़ाए और उसका नाम लेना चाहा, नैना, मगर नैना ने फौरन पीछे हटकर हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। अजीत की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं गीली रेत पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, नैना, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, अपनी अहंकार की कैद में रहकर तुम्हें खो दिया। देखो, मैं तुम्हारे बिना मर रहा हूँ।
मुझे एक मौका दे दो, मेरे साथ घर चलो। दादी भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। और ये हमारा बच्चा, इसे क्यों सजा दे रही हो? नैना ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया और ठंडे पत्थर जैसे शब्दों में बोली, कौन सा घर अजीज साहब? वो हवेली जहाँ रिश्तों की बोली लगती है, या वो दादी जो बहू को जूती के बराबर समझती हैं? और आप तो मुझे खरीद कर लाए थे ना। 2 लाख कीमत थी, 2 लाख कीमत थी ना मेरी। नैना ने अपनी कमर से बंधी पोटली खोली और उसमें से कुछ मुड़े तोड़े नोट निकाल कर अजीत के मुंह पर दे मारे। नोट हवा में उड़ते हुए गंगा के पानी में बिखरने लगे। नैना दर्द से कांप रही थी। लीजिए आपके 2 लाख रुपये। दिन रात मेहनत करके फूल बेचकर सीढ़ियाँ धोकर मैंने ये पैसे जोड़े हैं ताकि आपका कर्ज उतार सकूं। आज मेरा और आपका हिसाब बराबर हुआ। अब मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मैं और मेरा बच्चा आपके किसी भीख के मोहताज नहीं। मैं इसे अनाथ बनाकर पाल लूंगी, मगर उस बाप की परछाई नहीं दूंगी जो अपनी पत्नी की इज्जत तक नहीं बचा सका। अजीत ने बिखरे हुए नोटों की तरफ देखा तक नहीं। वो नैना के पैरों में गिर पड़ा और बिलख बिलख कर गिड़गिड़ाया, नहीं नैना, ऐसा मत करो। मुझे मार डालो, मुझे सजा देनी है दो, मगर मुझे खुद से दूर मत करो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें खरीदा था, मगर तुमने अपनी मोहब्बत और वफा से मुझे खरीद लिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मगर भगवान के लिए मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। मैं कसम खाता हूँ पूरी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। सब कुछ छोड़ दूंगा, वो हवेली, वो दौलत, वो नाम। मुझे बस तुम चाहिए नैना, सिर्फ तुम। नैना ने अजीत को इस तरह टूट कर रोते हुए पहली बार देखा था। उसका दिल पिघलने लगा था, मगर पुराने जख्म इतने गहरे थे कि भरने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक नैना के पेट में तेज दर्द की लहर उठी। शायद मानसिक तनाव और सदमे की वजह से उसे समय से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। उसके मुंह से एक चीख निकली और वो वहीं रेत पर गिरने लगी। अजीत ने फुर्ती से उसे थाम लिया। नैना दर्द से तड़प रही थी। वो चीख चीख कर लोगों से मदद मांगने लगा। वहां मौजूद कुछ औरतें दौड़कर आईं और नैना को घेर लिया। अजीत को पीछे हटा दिया गया। अजीत वहीं पागलों की तरह हाथ जोड़कर दुआएं मांगने लगा, हे भगवान, आज मेरी जान ले ले, मगर नैना को बचा ले। मैं सब कुछ हारने को तैयार हूँ, बस उसे कुछ मत होने देना। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया। अजीत ऑपरेशन थिएटर के बाहर घंटों टहलता रहा। हर गुजरता पल उसके लिए कयामत बनकर टूट रहा था। वो सोच रहा था अगर नैना को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। वो दादी की शर्त, जायदाद, सब कुछ भूल चुका था। उसे याद था तो बस ये याद था कि नैना की सांसों की उसे फिक्र थी। काफ़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अजीत से कहा, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है और माँ भी खतरे से बाहर है। अजीत के घुटनों में जैसे जान ही नहीं रही। वो वहीं गिर पड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। ये खुशी के आंसू थे, पश्चाताप के आंसू थे। जब उसे कमरे में जाने की इजाज़त मिली तो नैना बिस्तर पर अर्ध बेहोशी की हालत में लेटी थी और उसके पहलू में एक नन्हा सा अस्तित्व सफ़ेद कपड़े में लिपटा चैन से सो रहा था। वो दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसे लगा जैसे वो किसी पवित्र स्थान में आ गया। उसने पहले बच्चे को देखा। उसके नए नक्श बिल्कुल अजीत जैसे थे। वो चौहान परिवार का वारिस था, मगर अजीत के लिए वो सिर्फ नैना और उसकी मोहब्बत की निशानी था। अजीत ने कांपते हाथों से बच्चे के माथे को छुआ और फिर नैना के सिरहाने बैठ गया। नैना ने आंखें खोलकर उसे देखा। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरी थकान और ममता की रोशनी थी। अजीत ने जेब से वही मंगलसूत्र निकाला जो नैना हवेली छोड़ते वक्त वहीं गेट पर उतार आई थी। उसने रोते हुए कहा, नैना, मैं जानता हूँ कि मैं इसके काबिल नहीं, लेकिन इस मासूम की खातिर मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें रानी बनाकर नहीं, बल्कि इस बच्चे की माँ और अपनी जीवन संगिनी बनाकर अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक सुधार का मौका दे दो। नैना ने चुपचाप बच्चे की ओर देखा, जिसने नींद में भी अजीत की उंगलियां पकड़ रखी थीं। खून ने खून को पहचान लिया था। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से सर हिला दिया और यही उसकी हाँ थी। अजीत ने झुककर फिर से वही मंगलसूत्र उसके गले में पहनाया और उसके माथे को छू लिया। इस बार ये कोई सौदा नहीं था, ये एक अटूट बंधन था। कुछ दिनों के बाद जब अजीत नैना और बच्चे को लेकर हवेली वापस पहुंचा तो नज़ारा बदला हुआ था। दादी व्हीलचेयर पर थीं। आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। नैना को देखते ही उन्होंने हाथ जोड़ लिए। नैना आगे बढ़ी, उनके जुड़े हुए हाथ थामे और अपने बेटे को उनकी गोद में रख दिया। दादी ने बच्चे को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरी जायदाद का वारिस आ गया, लेकिन मैं हार गई बेटी।
तेरी इज्जत और सब्र जीत गया। अजीत ने नैना को कंधे से थाम लिया। जो हवेली कभी सूनी थी, अब वहां बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज रही थी, जो जीवन की निशानी थी। अजीत ने नैना के कान में फुसफुसाकर कहा, तुमने कहा था ना कि तुम कर्ज उतार दोगी। तुमने मुझे ये बेटा देकर ऐसा कर्ज चढ़ा दिया जिसे मैं 7 जन्मों तक नहीं उतार सकता। नैना मुस्कुरा दी और उस मुस्कान में उसके सारे दर्द धुल गए जो उसने सहे थे। मंगलसूत्र अब गुलामी की नहीं बल्कि प्रेम की निशानी बनकर उसके गले में चमक रहा था। और बाहर खड़ी अजीत की गाड़ियों की कतार और हवेली की शान शौकत अब नैना के कदमों में थी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी दौलत वे दोनों लोग थे, उसका पति और उसका बेटा, जो इस बात का प्रमाण थे कि प्रेम खरीदा नहीं जाता, जीता जाता है। और कभी कभी इंसान को अपनी कीमत समझने के लिए आग के दरिया से गुजरना पड़ता है। नैना और अजीत ने वो दरिया पार कर लिया था और अब उनके सामने जिंदगी का एक शांत और खूबसूरत समंदर था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और प्यारी सी रोमांटिक सी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।